साथियों नमस्कार। साथियों पिछले कई दिनों से एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे एक्स है, यहां तक व्हाट्सएप जिसको मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूं, उसमें फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड वो वीडियो चल रहा है। साथियों ये वो वीडियो है जिसने जंतर मंतर से सरकार की आंख में आंख डाल के बात करने की कोशिश की है और एक 32 लाख पूर्व सैनिकों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। और मैसेज क्या 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए कि उनके साथ में हो रहे भेदभाव को दूर किया जाए, 32 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय दिया जाए, समानता दी जाए, सम्मान दिया जाए, स्वाभिमान दिया जाए, जो उनके बनते अधिकार है वो दिया जाए। साथियों ये वीडियो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल सिंह का, जिन्होंने 23 जुलाई 2025 को जंतर मंतर की धरती पे खड़े होके सरकार के वो गद्दे उड़ा दिए, सरकार तक एक मैसेज देने की कोशिश करी कि अब वो जवान नहीं है कि जो पहले राइफलों को धागा बांध देते थे कि ये पीला वाला धागा का मतलब ये राइफल रामफल की, लाल वाला धागा का मतलब ये राइफल निर्मल की, ये नीले वाला धागा का मतलब ये राइफल कपिल की, ये सतरंगी धागे का मतलब ये राइफल कपिल की। अब वो जवान नहीं है और 8वें वेतन आयोग में हम भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे और अब संघर्ष का समय आ गया है और हम संघर्ष करेंगे, करते हुए आए हैं। आज हमारे को 18 साल हो गए। साथियों ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, किसी कारण से आप लोगों ने ये वीडियो छोड़ दिया है, तो आप उनके शब्दों को सुनना कति बिल्कुल आराम से। और मैं तो ये कहूंगा कि पहले एक एक कप चाय बनवा लो और चाय पीते हुए उनका ये वीडियो सुनो और आंखें बंद करके सुनो, जिससे यहां उनका एक एक शब्द जाए नायक हरपाल का। ये नहीं यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, इसका कोई फायदा नहीं। तो साथियों एक बार ये वीडियो देखें। होता क्या है कि हमारे जो जवान जितनी भी यूनियन बनी हुई है वही हो गया कि उन्होंने कॉल किया है, इन्होंने कॉल किया है, तो भाई हमने पिछले 1 साल से जो कंटिन्यू बार बार रिक्वेस्ट लिख के भी डाल रहे थे कि कोई भी यूनियन आगे आना चाहती है, हम अपना वहाँ पे हमारी यूनियन की तरफ से कोई फ्लैक्स बोर्ड भी नहीं लगाएंगे, कोई झंडा भी लेके नहीं आएंगे, हम उनके समर्थन में खड़े होंगे। जो भी हमसे वो सहायता मांगेंगे, जो भी वो बोलेंगे हमें कि आप इतने दिन यहाँ पे ड्यूटी करो, आप इतना फंड दो, हम देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई भी यूनियन आगे आने को भी तैयार नहीं है और साथ आने को भी तैयार नहीं। अभी यहाँ पे जितनी यूनियन आई हैं इन्होंने अपने अपने फ्लैक्स जहाँ पे लगा रखे हैं। किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो कि भैया आपने क्यों लगाया, हम तो बोल रहे हैं आप लगाइए, आपकी यूनियन है, लगाइए, आप झंडे भी लेके आइए और आप फ्लैक्स बोर्ड भी अपने लेके आइए। आप अपना एक साथ जब हम मार्च करते हैं तो भी आप अपना जो फ्लैक्स है वो लेके उसके पीछे हो लो। पहले एक यूनियन आगे फ्लैक्स लेके चल दे, उसके बाद दूसरा चल दे, क्या दिक्कत है। लेकिन मांगे तो हमारी सभी की एक ही हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे भाई हैं वो आज भी अफसर का पक्ष लेते हैं। अफसर हमारा वैसे कोई दुश्मन नहीं है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया वो माफी देने योग्य नहीं है। अगर आप पुराने जितने भी अफसर के मांग पत्र आरटीआई से मांगिए, रक्षा मंत्रालय से आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे, उसमें से आप मुझे दिखा देना कि कितने मांग पत्रों में जवानों की मांगे गई हैं। जब मीटिंग भी होती थी यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जब मीटिंग होती थी तो वहां पे अफसर ये बोलते थे कि हमारे जवान संतुष्ट हैं जो उनको मिल रहा है।
जब यहाँ पे 2018 के अंदर हमने रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की थी तो एक कर्नल आया था मेरे पास, उसका वीडियो भी आज भी पड़ा हुआ है। तो जब वो वहां पे आया तो उसने पहले मुझे ये बोला कि मैं 20,000 रुपया जो है डोनेट कर रहा हूँ, आपको फंड दे रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आप कौन हो? बोला मैं कर्नल हूँ ये। मैंने बोला कि भाई अफसोस का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमने साफ मना कर दिया। उसके बाद क्या, वो बोला कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, आप कीजिए। वो आकर के स्टेज पे बैठ गए। मैंने बोला कि नहीं, स्टेज जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनके लिए स्टेज नहीं है, वहां पे चेयर भी थी। मैं इस बात से मना नहीं कर सकता, मैं ना करूंगा। वहां पे हमारे पास चेयर भी पड़ी हुई थी, साइड में वहां पे दरी पड़ी हुई थी। मैंने आदमियों को इशारा किया, उन्होंने दरी बिछाया, हमने दरी पे ऊपर उनको बैठाया, चेयर नहीं दी। उसके बाद वहां पे वो अफसर जो है माइक लेकर के बोलना शुरू किया कि आप लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने बोला कि क्यों, किस लिए आपको लगा कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ आपकी? बोला कि हमें दरी के ऊपर बैठाया आपने। मैं बोला कि हम तो 1947 के बाद जब से इंडियन एक्सर्विसमैन लीग या दूसरी यूनियन जो भी है अफसर वालों की बनी है, तो जवान तो तब से दरी पे बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब आप जवानों की तब से जो है बेइज्जती कर रहे हो। आज आप एक दिन दरी पे बैठ के 10 मिनट के बाद ये बोल रहे हो कि आपने हमारी बेइज्जती की। तो हम लोग स्टेज बना के देने वाले, हम लोग आपको चेयर देने वाले, हम लोग वहां पे आपके स्टेज के पास कूलर लगा रहता था, पंखे लगे रहते थे, धूप में बैठने वाले हम लोग। और तब आपने ये नहीं सोचा कि इनका बेइज्जती हो रहा है, आज नीचे बैठ गए तो बेइज्जती महसूस कर रहे हो। तो ये बात है, स्पष्ट है। मैं पहले भी हमारा स्टैंड क्लियर था, आज भी वही क्लियर है कि हमें किसी अफसर का साथ नहीं चाहिए, हमें उनका साथ मंजूर नहीं। वजह साफ है, अगर उनको हमारा साथ चाहिए था तो जो पहले मांग पत्र जाते थे उनके अंदर हमारी जवानों की डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन किसी मांग पत्र के अंदर हमारी जवानों की डिमांड नहीं थी। तो आज हम उनको साथ में क्यों लें? आज हम इतने काबिल हैं कि हम अपनी आवाज, अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन खुद कर सकते हैं। अभी मैं एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया के अंदर, वो है अग्निवीर स्कीम। जब अग्निवीर स्कीम आई, अग्निवीर स्कीम के अंदर जो सिपाही भर्ती होता है उसका ठेका सिस्टम कर दिया कि इतने रुपए पे भर्ती होगा, उसमें कोई डीए नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसको एक ठेके के आधार पे जो है उतना फिक्स पे मिलेगा। लेकिन अफसर जो है पहले भी 60 सर्विस कमीशन भर्ती होते थे, अब भी हो रहे हैं, उनको सरकारी स्केल अलो है, उनको ठेका सिस्टम क्यों नहीं किया गया? उनको डीए भी मिलता है, उनको दूसरी फैसिलिटी भी मिलती है, वो क्यों नहीं उनकी की गई बंद? उनको भी ठेका आधार पे कर दो ना। कभी किसी अफसर ने इन बातों के ऊपर बोला? हमारे जो आंसू है ना उनको पहुंचने के लिए वो बोल देते हैं कि हम अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, स्कीम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने फैक्ट बताया, कभी ये बताया कि भाई जो 60 सर्विस कमीशन है वो 5 साल के लिए होता है, उसका ठेका सिस्टम नहीं है, लेकिन जवानों का ठेका सिस्टम है। ये चीजें आपको ये बताने का मतलब, अग्निवीर स्कीम का बताने का मतलब ये नहीं था मेरा कि कोई और बात करूं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पहले भी हमारे जो अफसर हैं उन्होंने हमारे हक में आवाज नहीं उठाई और आज भी नहीं उठा रहे। अगर आप बोलो कि आज अच्छे हो गए, आज भी हमारे पक्ष में वो कभी नहीं बोलते, जवानों के पक्ष में आज भी वो। साथियों, नायक हरपाल का वीडियो आप लोगों ने देखा, ये बहुत बड़ा वीडियो है, ये टुकड़ों टुकड़ों में आएगा। साथियों, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि 18 सालों से संघर्ष करते हुए आए हैं और आने वाले समय में फिर करेंगे, और 8वें वेतन आयोग में
भेदभाव सरकार को खुला जंतर मंतर से कि सरकार कान खोल के सुन लो, सरकार कान खोल के सुन लो। 8वें वेतन आयोग में 32 लाख पूर्व सैनिक भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। साथ ही साथ 32 लाख पूर्व सैनिकों को एक मैसेज दिया है कि फौजी भाइयों इकट्ठे हो जाओ, समय बहुत कम है। और यह समय जो मिला है ये 18 साल की मेहनत से मिला है कि 8वां वेतन आयोग जो आ रहा है उसमें हम जागरूक हैं। अगर हम बात करें 7 पे कमीशन की, उस समय हम इतने जागरूक नहीं थे, हर हाथ में मोबाइल नहीं था, यहां तक गांव के अंदर मोबाइल के टावर भी नहीं थे। आज हर हाथ में मोबाइल है और गांव के अंदर 6-6, 7-7 टावर हैं और सब कुछ गूगल के ऊपर मौजूद है कि क्या क्या भेदभाव है। अगर आज भी आप सोते रह गए तो कुशवार और कोई नहीं है, या आप कहो कि सरकार कुशवार है, सरकार ने भेदभाव किया है, सरकार ने अन्याय किया है 32 लाख पूर्व सैनिकों के साथ, यह कहने का हक आप लोगों को नहीं है। क्योंकि आप पहले सरकार तक अपनी बात पूछाओ, सरकार तक अपनी जायज मांगों को पूछाओ, तब तो आप सरकार की तरफ उंगली करोगे। आप कमेटियां बनाई हुई हैं और 14,000 के करीब पूरे देश में है। क्या कर रही हैं वो कमेटियां? सिर्फ चाय पकौड़ा खाना महीने के पहले रविवार को, महीने के लास्ट रविवार को, ये क्या बात है? और पकौड़े चाय खा के और ऐसे करके निकल लिए, ये आपकी जिम्मेवारी है? यही सिर्फ इसी चक्कर में आप रह गए, इस गोलधारे से बाहर नहीं निकल पा रहे आप? आपकी जिम्मेवारी महीने के रविवार को मीटिंग करने की नहीं है, चाय पकौड़ा खाने की नहीं है, कमेटियों का स्थापना दिवस मनाने की नहीं है। जब आपके साथ में अन्याय हो रखा हो तो आप लड्डू जलेबी बर्फी नहीं खा सकते। आपके अंदर इतना दिल कैसे आ गया कि आप इतनी खुशी से लड्डू जलेबी खा लेते हैं? जब तक आपके अधिकारों को कुचला गया है, जब तक आपके अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक आप लोगों का भेदभाव दूर नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष करते रहिए। ये नायक हरपाल ने जंतर मंतर से, साथियों, जो कमेटियां जंतर मंतर पे नहीं पूछी 23 जुलाई को, क्या उनकी जवाबदेही है कुछ? या आप उनकी जवाबदेही निर्धारित करोगे? करनी चाहिए, पूछना चाहिए उन कमेटियों से कि आपकी जवाबदेही क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है? क्या आप हमारे हकों को संघर्ष किया है? साथियों, कमेटियों का मतलब चाय बिस्कुट पकोड़ा ये समोसे खाने का नहीं है। कमेटियों का मतलब है संघर्ष करें अपने डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों के लिए, अपने राज्य के पूर्व सैनिकों के लिए और पूरे देश के 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। साथियों, नायक हरपाल वो एक शख्स है जिसने पहला कदम निकाला और उसके कुछ साथी जिन्होंने उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखा कि नायक हरपाल तुम आगे चलो, हम तेरे साथ में। और वो व्यक्ति आज 18 साल से ना बैठा है, ना झुका है, ना डरा है, चल ही रहा, जबकि वो एक युद्ध घायल सैनिक है। उनके एक पैर में एड़ी नहीं है, इतना हिस्सा है आगे आगे का पंजा, और वो व्यक्ति आज तक चल ही रहा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना कभी मंच पे जाने के लिए उतावला होता, ना माइक पकड़ने के लिए उतावला होता, ना ही मंच पे बैठने के लिए उतावला होता। सिर्फ एक सिंपल आदि जो जंतर मंतर पे जो सैनिक जाते होंगे उनको यह भी नहीं पता होगा कि नायक हरपाल कौन है। साथियों, देखो, मैं तो एक चीज कहूंगा, आज 8वां वेतन आयोग आप लोगों से निकल गया ना तो ये कमेटियां रहेंगी, ना ये 18 साल का संघर्ष रहेगा,
ना नायक हरपाल रहेगा, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। सिर्फ ये चाय पकोड़े खाते हुए 24 इंच साइकिल वाले रह जाएंगे। पर उस समय उनके तहसील के, उनके डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिक ये समझ जाएंगे कि ये हमारे अधिकारों को कभी नहीं दिला सकते। ये सिर्फ वो कमेटियां, वो संस्थाएं या वो प्रधान हैं जो सिर्फ पूर्व सैनिकों की, सैनिक विधवाओं की जेब काटना जानते हैं सदस्य के नाम से। साथियों, मैं नायक हरपाल सब जानते, पूरा देश जानता है, एक सच के प्रति ना आज तक उनके ऊपर किसी 1 रुपये का आरोप लगा। हमने भी बहुत कुछ सीखा, हमने भी अपने मंच हमने त्याग दिया, माइक हमने त्याग दिया। मैं भी कभी नहीं जाता, बस लोगों की सेवा में, क्योंकि हमने जैसे बड़ों को देखा वैसे हम भी उनके साथ में चले। साथियों, हो सकता है आप लोगों का मनमुटाव होगा। हम ये नहीं कहते कि भाई जो नायक हरपाल के साथ में कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी कमेटी है, कुछ चेहरे होंगे जिनके दिल के अंदर, जिनकी आत्मा के अंदर जो जहर भरा होगा, आप उससे मनमुटाव रखते होंगे, आप उसको पसंद नहीं करते होंगे कि यह आदमी इतने बड़े रैंक से भी आ गया, आज तक इतनी बड़ी उम्र हो गई, इसके अंदर दिमाग क्यों नहीं आ रहा, ये दिमाग वाली बात क्यों नहीं करता, ये लोगों का दिल क्यों दुखा रहा है। होंगे ऐसे चेहरे, पर साथियों, हमने क्या करना है उन चेहरों से? ना तो हमारा कोई मकान का साझा कि मकान की दीवारी साझी है, या कोई हमारा खेत ही साझा है, या कोई प्लॉट साझा है। ठीक है, वो अपना मनमुटाव अपने दिल में रखो, क्योंकि उसके अंदर जहर भरा। वो लोगों को एक ऐसे ऐसे शब्दों से वो उनको तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता, उसके अंदर क्वालिटी नहीं होंगी। तो साथियों, उन चेहरे पर ना जाए, सिर्फ आप ये देखो कि नायक हरपाल किसके लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, जब हम एक लड़के की बारात लेके जाते हैं ना, उस बारात में अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें हर तरह के व्यक्ति होते हैं। ईमानदार भी होता है, सहनशील भी होता है, विनम्र भी होते हैं, चोर भी होते हैं, जेब कतरे भी होते हैं, लोगों को दुख देने वाले भी होते हैं। कोई दारू पी के उस शादी को बिगाड़ना भी चाहता है, कोई उसी दूसरे गांव में जाके, जो लड़की के गांव है उसमें जाके वो लड़ाइयां करवा देता है। फिर भी क्या उन व्यक्तियों को छोड़ सकते हैं हम उस गांव में? नहीं, हम उन सब को फिर वापिस अपने गांव में लेके आते हैं। चलो, इन्होंने कर दिया काम, गलत कर दिया, चोर थे, चगेर थे, इनका दिल उस टाइप का नहीं है। तो साथियों, ऐसा है कि कुछ चेहरे होंगे, मैं कहता हूं, नायक हरपाल के पास में, और नायक हरपाल उनको समझाता भी होगा, पर वो आदत से मजबूर होंगे। पर यार, नायक हरपाल का जो दिल है वो 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए धड़क रहा है। हमने 1-2 चेहरे को नहीं देखना, उनके अंदर इतना ज्ञान भी नहीं होगा, उन्होंने इतनी मेहनत भी नहीं करी होगी, ना इतना संघर्ष किया होगा जहां नायक हरपाल ने जितना संघर्ष किया। अब ऐसे भी चेहरे होंगे जो 2015 में एक मेजर जनरल के नीचे दरी कुर्सी बिछा रहे होंगे, पर उनके अंदर ज्ञान किसने दिया? हमारे संघर्ष ने दिया कि आप गलत दरी कुर्सी बिछा रहे। नायक हरपाल ने इसी में कहा कि भूख हड़ताल हुई थी 2018 में। उस भूख हड़ताल में नायक हरपाल, नलिन तलवार, मैं और भी बाकी सदस्य थे। 13 दिन हम भूख हड़ताल पे रहे। साथियों, पता उसका रिजल्ट क्या हुआ? कि उस भूख हड़ताल के बाद में जेडब्ल्यू नलिन तलवार और कपिल फौजी, नायक हरपाल निकल गए थे पंजाब के लिए। हमने माननीय निर्मला सीतारमण से बात करी और नायक हरपाल ने जो हमारे को एक फाइल दी थी डिसेबिलिटी पेंशन चोरी की, कि डिसेबिलिटी पेंशन की चोरी की जा रही है, और इसी के कारण ये डिसेबिलिटी पेंशन में सबसे बड़ा भेदभाव है कि एक जवान को
सिर्फ 18,000 रुपये जो डिसेबिलिटी पेंशन है, और एक ऑफिसर को 2,54,000 प्लस डीए। हमने पूरा उनको समझाया था, और उसके बाद में एक इंक्वायरी निकली थी, और उसके बाद में 2,000 फेक डिसेबिलिटियां निकली। इसके बाद में डिसेबिलिटी का कानून बदली किया गया। देखो, हमने अपने मेहनत करा, सारी चीजें करी, एक भ्रष्टाचार को भी भगाया। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि हम जब संघर्ष करते हैं तो हमारे को कुछ नहीं मिलता। नहीं, 18 साल के संघर्ष में बहुत कुछ मिला होगा, बहुत कुछ। 2009 से पहले इतनी ज्यादा पेंशन नहीं थी, और 2009 के बाद में जो पेंशन बढ़ी है जवानों की, वो सिर्फ एक इस संघर्ष के कारण कि आज तक ना टूटे, ना झुके, ना बिके, लगातार मेरे ख्याल में 32-34 से ज्यादा आंदोलन, रेल रोको, टंकियों पे चढ़ के आत्महत्या की कोशिश करना, सद्भावना बस रोकना, और 8-9 मुलाकातें माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ करना, उनको समझाना। इससे पहले आप देखो तो जवान कहां रक्षा मंत्रियों से मिलते थे, पर इन्होंने, नायक हरपाल के संघर्ष ने 32 लाख पूर्व सैनिकों को मंच दिया, माइक दिया। इसके अलावा किसी ने नहीं दिया। ये देखो, जो सच होगा उसको स्वीकार भी करना चाहिए। साथियों देखो, मैं तो एक चीज कहता हूं हाथ जोड़ के, अगर आपके मन मुटाव हो किसी भी तरीके से हो, वो मन मुटाव अपने दिल में रखो या बाहर फेंक दो, उससे कोई लेना देना नहीं। पर जब कोई बड़ी कॉल लगती है जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए, वहां मन मुटाव मत करो। वहां मन मुटाव आप उस व्यक्ति से नहीं कर रहे, आप 32 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों से कर रहे। साथियों, मेरा किसी से मन मुटाव नहीं है जिंदगी में, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, जो 19 लाख रुपया लेके 9-2-11 हो, वो गलत था, और वो 19 लाख ले भी गया, उसकी भी मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता। पर जो 4 मीटिंग हुई, पर्दे के पीछे से हुई, और हम 1 साल जंतर मंतर धरने पे बैठे रहे, मेरा बस ये है कि कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी हैं कि हम सतर्क नहीं रहे, और एक व्यक्ति पे भरोसा करा और उसको प्रधान बनाया, और वो प्रधान सरकार की गोद में बैठ गया। तो एक झटका लगा, 7.5 लाख माता बहनों को भी झटका लगा कि उनके अधिकार जो पूरे होने वाले थे, तभी आंदोलन सरकार की गोद में गिर दिया। तो साथियों देखो, हमने संघर्ष करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग तक कर लो, 6 महीने, 8 महीने। और नायक हरपाल के चेहरे को देखो कि यह आदमी 18 साल से थका नहीं। नायक हरपाल अपने लिए नहीं लड़ रहा। पेंशन बढ़ेगी तो 32 लाख पूर्व सैनिकों की बढ़ेगी, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगी तो 32 लाख पूर्व सैनिकों की बढ़ेगी, डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ेगी तो 3 लाख से ज्यादा जो विकलांग सैनिक है उनकी बढ़ेगी। चाहे एक्सपे की बात हो, चाहे रिजर्व पेंशनर की बात हो, चाहे ऑनरेडी की बात हो, तो फिर तो हमने देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए। यहां झांक के देखना चाहिए, अपनी अंतरात्मा से देखना चाहिए कि यार वो 18 साल से हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्यों ना एक बार फिर हम उसका हौसला बढ़ाएं और ऐसे कंधे पे हाथ रखें कि चलो नायक हरपाल जी, आपके पीछे 32 लाख पूर्व सैनिक। हमने कमेटियों से कुछ लेना देना नहीं है, पर एक व्यक्ति है कि 18 साल पहले निकला और आज तक 18 साल में कोई गलती नहीं कर सके, और वो एक ही व्यक्ति है जो 32 लाख पूर्व सैनिकों की आग को अपने दिल में रखे हुए। तो वो आदमी ना बिकेगा ना टूटेगा, और अधिकार दिला के छोड़ेगा, पर साथ हमने देना पड़ेगा। अकेला आदमी लड़ते लड़ते कई बार थक जाता है। और मैं नायक हरपाल को भी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नायक हरपाल जी, एक 3 दिन का कैप्सूल कोर्स चला लो, और जो आपके पद अधिकारी हैं, सीनियर कोई भी व्यक्ति है, उनको एक ट्रेनिंग दो बात करने की, उनको सिखाओ रणनीति कि ये क्या रणनीति होती है, मीडिया अपना क्या काम करती है, मीडिया का काम क्या है, कि हम 100 व्यक्तियों को 1 लाख भी दिखा सकते हैं, और 1 लाख को हम 100 भी दिखा सकते हैं। हम एक धरने को
सरकार की गोद तक पहुंचा सकते हैं, और जो धरना सरकार की गोद में गया उसको गोद से उठा के जीरो भी कर सकते हैं। ये कैप्सूल कोर्स चलाओ, इनको बोलने का सिखाओ, इनको सहन शक्ति सिखाओ, इनको विनम्रपन सिखाओ कि ये किसी भी सदस्य के दिल को चोट ना पहुंचाए। धन्यवाद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।